हे गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही एक बेहतरीन सा टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे बहुत ही लेटेस्ट चल रहे न्यूज के बारे में, जिसका नाम है नारी वंदन अभियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नारी वंदन अभियान। आप सभी ने अपनी न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं या किसी न किसी यूट्यूब चैनल में इसके बारे में जरूर सुना होगा, नारी वंदन अभियान। और वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें इस टॉपिक के बारे में जानना मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका करंट से रिलेटेड है। और आज का करंट आप सभी को पता है कि आज के करंट में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो आने वाले समय में हमारा इतिहास बन जाता है। इसलिए अगर हम अपने करंट को अच्छे से करेंगे तो हमारे आने वाले जो इतिहास बनने वाले हैं उन्हें हमें जानने में बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नारी वंदन अभियान क्या है, मैं आप लोग को बताती हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी 1947 को, जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, तब लगातार इसके बाद से महिलाएं जो थी, महिलाओं को लगातार कोशिश किया जा रहा था कि महिलाएं भी आगे बढ़े। कोशिश किया जा रहा था कि महिलाएं भी आगे बढ़े, लेकिन बस कोशिश ही किया जा रहा था, हम एक तरह से ये कह सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कैसा समाज है। हमारा समाज है पुरुष प्रधान, जहां पर मेल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपैरिजन टू फीमेल। मेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपैरिजन टू फीमेल। इसलिए अभी तक आजादी से लेकर के उसके बाद तक महिलाओं को वैसा स्थान नहीं मिल पा रहा था जैसा स्थान उन्हें मिलना चाहिए था। तो चलिए बात करते हैं, स्थान तो नहीं मिला, कोशिशें हो रही थी, लेकिन जब तक सारे लोग नहीं चाहेंगे वो स्थान नहीं मिल पा रहा था। बस एक नाम मात्र की कोशिशें थी, जिसमें मतलब ना के बराबर, अगर कोई आगे आया भी तो ना के बराबर ही आया होगा। आप सभी को पता होगा नाम जैसे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हजरत महल हो गई, या और भी कई प्रकार के ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को पता है कि ये दोनों जो थे वो 1857 के रिवॉल्यूशन में, सॉरी 1857 के रिवॉल्यूशन या क्रांतिकारी में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान था। और सरोजनी नायडू जो थी वो फाइट टू फ्रीडम यानी आजादी दिलाने में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान था। और इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में। आई होप आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो नारी वंदन अधिनियम में मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से समझिए कि हमारे देश में नारी की स्थिति क्या रही है। इन सभी लोगों ने
हमें आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, फिर भी हमारे समाज में नारी जो थी वो बहुत ही पीछे आज भी है। अब बात करते हैं कि ये नारी वंदन अधिनियम में एक मेन फैक्ट मैं आपको बता दूं तो इसमें वुमेन को 33% आरक्षण रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी। तो मैं आपको बता दूं, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने 1970 में यूनाइटेड नेशन ने 1970 में इंडिया से, हमारे भारत से एक रिपोर्ट मांगा। एक क्या मांगा? एक रिपोर्ट मांगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने वुमेन के बारे में, वुमेन का क्या स्टेटस है भारत में, उसका रिपोर्ट मांगा। इस रिपोर्ट में क्या मांगा उन्होंने? वुमेन्स स्टेटस। ये रिपोर्ट उन्होंने क्यों मांगा? क्योंकि 1975 में यूनाइटेड नेशन जो था वो क्या सेलिब्रेट करने वाला था? वो सेलिब्रेट करने वाला था वुमेन्स ईयर। 1975 में वो सेलिब्रेट करने वाला था वुमेन्स ईयर, इसलिए उन्होंने इंडिया से एक रिपोर्ट मांगा जिसमें उन्होंने वुमेन स्टेटस के बारे में बात कही कि वुमेन का आपके देश में क्या स्टेटस है, हमें उसका एक रिपोर्ट चाहिए। और इस समय आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको आगे बताती हूं। और इस समय 1971 में वीणा मजुमदार इस रिपोर्ट को लीड कर रही थी। इस रिपोर्ट को क्या कर रही थी? लीड कर रही थी। लीड करके उन्होंने एनालाइज किया। उन्होंने क्या किया? एनालाइज किया कि हमारे देश भारत में वुमेन की स्थिति बहुत ही बुरी है। उन्होंने क्या एनालाइज किया कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी है। और जब ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन को दिया गया तब उन्होंने हमारे देश को फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके देश में वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ही खराब है, और इस कारण उन्होंने हमारे देश को हिस्सा लेने से मना कर दिया और हमारा देश हो गया फेल्ड। हमारा देश हो गया फेल्ड। और कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की एक सीढ़ी होती है। और यही फेलियर जो था, उन्होंने हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के सभी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड किया। ये फेल्ड वर्ड ने क्या काम किया? ये फेल्ड वर्ड ने मोटिवेट करने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपके
बहुत सारे सरकार आए, धीरे धीरे काफी सारे सरकार आए। और जब राजीव गांधी का सरकार था, जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब उन्होंने एक 14 मेंबर का यूनियन बनाया और उसकी यूनियन मिनिस्टर जो थी वो थी एक्सक्यूज मी जस्ट वेट। हाँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आप करो। हाँ, उसकी यूनियन मिनिस्टर थी मार्गरेट एल्वा। ये थी उनकी यूनियन मिनिस्टर। इन्होंने 353 रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, उन्होंने 353 रिकमेंडेशन दिया, जिसमें से आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो आप समझ गए होंगे कि 1970 से आपका स्टार्ट हुआ था। 1971 में वो आगे बढ़ता बढ़ता राजीव गांधी के सरकार में वो फिर आया। उसके बाद मार्गरेट एल्वा ने 353 रिकमेंडेशन दिया और उसमें से एक रिकमेंडेशन क्या था, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया और फेल्ड हो गया। फिर आगे कौन आया? उसके बाद आगे और भी सरकार आई और फिर आपका 1996 की हम बात करें, 1996 में आपके आए डेविड गॉडवा की सरकार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वाले बिल को वो वापस से लेकर आए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन वाले बिल को वो लेकर आए, लेकिन प्रॉब्लम हो गया ओबीसी के बीच। ओबीसी लोगों ने कहा कि हमें लोकसभा की सीटों में आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी को ही मिलता था। ओबीसी ने कहा अगर आप आरक्षण वुमेन को देंगे तो आरक्षण हमें भी चाहिए। ओबीसी क्या करने लगे, इसके साथ फाइट करने लगे। कौन फाइट करने लगे? ओबीसी। और जितने भी विपक्ष दल थे जो ओबीसी को जिताना चाहते थे, जो ओबीसी को आरक्षण दिलाना चाहते थे, उन सभी ने भी फाइट करना स्टार्ट किया और इनके सपोर्ट में जो लोग हुआ करते थे वो लोगों ने, काफी लोगों ने अपना सपोर्ट
विड्रॉ कर लिया, क्या किया, अपना सपोर्ट जो था वो विड्रॉ कर लिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और फाइनली इनकी सरकार गिर गई। फाइनली क्या हुई, इनकी सरकार गिर गई और ये बिल जो था वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए किसकी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की। इसके बाद सरकार आए अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और बात कर रहे हैं हम 1998 की। इनकी सरकार गिर गई, क्यों गिर गई, क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया और इस कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजाइन दे दिया था क्योंकि इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, इन्होंने भी इस बिल को लाया, इन्होंने भी रिजर्वेशन फॉर वुमेन 33% वाले बिल को इन्होंने भी लाया और इस समय एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। इस समय इनके साथ ओबीसी तो फाइटर्स थे ही, साथ ही इनके साथ एक और फाइटर्स आ गए और वो थे मुस्लिम रिजर्वेशन। और इस सिलसिले में इनके साथ जो इनकी सपोर्टर थी जयललिता, उन्होंने अपना सपोर्ट को क्या किया, उन्होंने अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया, अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया एंड फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई और ये बिल क्या हो गया, अटक गया। ठीक है, यहां तक आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल थे किनकी, सोनिया गांधी की। तो इनके साथ हम प्लस कर लेते हैं सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी को। ठीक है, फिर इनकी सरकार आई, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी इस बिल को लेकर आया, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इस बिल को लेकर आया। इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, वो सब तो प्रॉब्लम्स थी ही, ओबीसी मुस्लिम्स ये सब प्रॉब्लम थी ही, लेकिन इनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये आया कि जो कांग्रेस पार्टी थी, ये कौन सी पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी थी, आप सभी को पता होगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी, इनमें क्या हो गया, इनमें डिस्प्यूट हो गया, आपस में ही इनमें डिस्प्यूट हो गया। और फिर जब डिस्प्यूट हो गया तब फिर आप समझ सकते हैं कि जब डिस्प्यूट होगा तब कोई भी बिल कैसे पास हो सकता है, और फिर यहां भी ये बिल फंस गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि करंट में कौन सी सरकार है। तो करंट में हमारी सरकार बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए,
इन्होंने एक संकल्प पत्र लिया था जिसमें इन्होंने इस बिल की बात की थी, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। मैं यहाँ पे लिख देती हूं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। इन्होंने कहा था कि मैं अपने इस 5 साल के दौरान रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए काफी कुछ करूंगा। तो आप सभी को पता है कि 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी का काल 5 साल पूरा चला था, और लेकिन इस 5 साल में इन्होंने इस बिल को पारित नहीं करवाया था, लेकिन इन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया था जो कि इस बिल के लिए प्लस पॉइंट रहा था। और उसमें से कुछ चीजें हैं, जैसे आपका उज्ज्वला योजना। आप सभी को पता है उज्ज्वला योजना, इसमें आपका कितनी सारी वुमेन्स को, कितनी सारी महिलाओं को काफी हद तक बहुत सारी परेशानियों का जो सामना करना पड़ता था वो सभी नहीं करना पड़ा उज्ज्वला योजना की वजह से। और आप सभी को पता है कि उज्ज्वला योजना क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स, और आई होप आप सभी को पता होगा कि ये क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वला योजना, उसके बाद इस समय तो ये बिल जो था वो सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर आई 2019 में। 2019 में वापस से आई और वापस से इन्होंने संकल्प पत्र लिया, और इस दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स महिलाओं के लिए लाई, जिनमें से कुछ प्रमुख है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा फेमस रहा था 3 तलाक। 3 तलाक, ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही थी फीमेल्स के लिए, आप सभी को पता है। और अंततः हमारे कानून मंत्री जो है, कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हमारे कानून मंत्री हैं, और इन्होंने आपका ये रिजर्वेशन फॉर वुमेन वाले बिल को पेश किया, और यह बिल 19 सितंबर 2023 यानी 19 सितंबर 2023 को यह बिल पारित हो गया, जिसमें 33% आरक्षण देने की बात महिलाओं को की गई, और आप सभी को ये बात पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 33% तो है, इसमें कितनी सारी सीट्स है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 181 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। कहां पर हो गई है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये लोकसभा, हिंदी में ही लिख देती हूं, लोकसभा, विधानसभा। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर राज्यसभा लिखूंगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इन सभी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस पे कोई छोटा वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की है आपको डिटेल्स में समझाने की, और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ जानने के बाद आपको इसके बारे में और कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है। 19 सितंबर 2023 को यह बिल पारित हो गया।
आपको पता है ये कितना साल तक सफर रहा था? मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका सफर रहा था 27 ईयर्स, 27 वर्षों का ये सफर रहा था। इसका हिस्टोरिक पीरियड जो है वो आप सभी देखेंगे तो 27 सालों का इसका हिस्टोरिक पीरियड रहा है, और इसमें 5 प्रधानमंत्री बदल चुके थे, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। 5 प्रधानमंत्री बदल गए थे पर ये पारित नहीं हो पाया था। और नया सांसद जो बना था, हमारा नया संसद भवन जो बना था, नया संसद भवन जो हमारा बना था, वो भी अस्तित्व में आ चुका था। वो भी अस्तित्व में आ चुका था। आ चुका था। इसके बाद भी ये बिल पारित नहीं हुआ होगा, और हम सभी वुमेन्स को, हम सभी महिलाओं को, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये 27 साल पुराने हिस्टोरिक चीज को अब जाके सक्सेस करके दिखाया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, और अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ गई होगी तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज आप एक लाइक तो जरूर करिएगा और एक शेयर करिएगा। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये पूरा फुल डिटेल्स में वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।